नमस्कार दोस्तों, एनके टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आईटीआई एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पिछले एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का सीरीज हम लेके आए हैं। और ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आज पहला टेस्ट सीरीज है, इसी तरह आगे भी लेके आएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। देखिए, दो वाइंडिंग की बात कही गई है, यानी ये ऑटो ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रही है। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होता है, केवल एक ही वाइंडिंग होती है, उसी में से टैपिंग निकाल करके प्राइमरी और सेकेंडरी बनाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि थ्री फेज वाइंड ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और सिंगल फेज जो होती है सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो तांबा का नुकसान होता है उसकी गणना करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट का नाम है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर में कॉपर का जो लॉस होता है उसे पता किया जाता है, और ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ये लो हानि या कोर हानि भी ज्ञात किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा अपना होगा ऑप्शन नंबर सी। हमें ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाना है। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। अब ये देखिए टेस्ट कैसे करते हैं, इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए एचवी साइड में ये सप्लाई, यहाँ पर जो दिखाया गया ये यहाँ से सप्लाई दिया जाता है। एक ये वाट मीटर लगाया गया और सीरीज में एमीटर लगा दिया गया है। ये एचवी साइड है, एचवी साइड में सप्लाई दिया गया है, और एलवी साइड को यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे इस साइड को शॉर्ट सर्किट किया गया। ये जो यहाँ पर किया गया ये शॉर्ट सर्किट किया गया है। इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो ये मेरा रीडिंग यहाँ पर आएगा वो हमारा कॉपर लॉस का आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा मीटर का डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होगी। एनर्जी मीटर जो कि अपने घर में लगा होता है बिजली की आपूर्ति की रीडिंग के लिए, जो एक मीटर लगा होता है घर में उसी को ही एनर्जी मीटर को ही ऊर्जा मीटर कहा जाता है। और अगर बिना लोड का ये घूमते रहती है तो ये क्रिम्पिंग दोष कहलाती है, क्रिम्पिंग एरर कहलाती है। ठीक है। अगर ये इसमें स्पीड वेरिएशन होता है तो स्पीड भी दोष कहलाती है, और फेज सीक्वेंस अगर गलत होती है कुछ होती है तो फेज एरर कहलाती है। फ्रैक्शन अगर वो घूर्णन करती है तो फिर घर्षण फ्रैक्शन एरर कहलाती है। लेकिन अगर बिना लोड का ये घूमते रहती है तो क्रिम्पिंग एरर कहलाती है। ठीक है। और ये क्रिम्पिंग एरर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रण के प्रदान के लिए प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। बताया गया ये जो इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, मैगर हो, वोल्ट मीटर या कुछ भी हो, इसमें जो अभी जैसे दिखाई पड़ रहा है, इसमें ये जो सुई होती है यहाँ पर, इसको नियंत्रित करने के लिए इसमें यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाया जाता है। ये स्प्रिंग क्यों लगाया जाता है, क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन का अर्थ यही है कि जो इसमें स्प्रिंग लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है। ये स्प्रिंग इसीलिए लगाया जाता है कि वो किसी भी स्थिति में इसका उपयोग कर सके, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, झुका हुआ हो, किसी भी स्थिति में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी स्थिति में, एनी पोजीशन में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक दो ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव जो होती है उसे कैसे कम किया जा सकता है। देखिए ये क्या होता है, स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव होता है, ये हमारा जब ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगता है, जलता है बंद होता है, उसी को हम लोग को स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। और इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके सीरीज में एक कैपेसिटर ऐड कर दिया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इस फिगर में, यहाँ दो ट्यूबलाइट दिया गया है। दो ट्यूबलाइट में अगर ये कोई एक ट्यूबलाइट भी या दोनों
बार बार जलती बुझती है, तो उसे कम करने के लिए किसी एक ट्यूबलाइट के सीरीज में एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है, जो कि यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो ये फ्लड और इंडस्ट्रियल के लिए जो होती है ना, वो डायरेक्ट लाइट का व्यवस्था किया जाता है, डायरेक्ट लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, मेगर उपयोग में नहीं है, फिर भी क्यों? सूचक पैमाना स्थिर पर नहीं है। अभी जैसा बताया गया था पहले, एक स्प्रिंग जो लगाया जाता है, स्प्रिंग लगाने का कारण क्या होता था? तो किसी स्थिति में यूज कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं है कुछ, इसका मतलब मैगर में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी इसका जो नीडल है ये कुछ न कुछ मान आपको शो कर रहा है, ये अपने एक जगह पे स्थिर नहीं है, तो इसका मतलब राइट होता है इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क, मतलब ये बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करती है। अब जैसे आप लोग जान रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होती है। और जैसे ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये मोटर में यूज होता है, डीसी मोटर में यूज किया जाता है। और फॉल ऑफ द पोटेंशियल मेथड, विभव का पात विधि का यूज जो है ये पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया सिंबल जो बताया गया है, ये सिंबल किस चीज़ को दर्शाता है? जैसे देख पा रहे हैं सबको, जैसे जो हम लोग जान भी रहे हैं कि लैंप का जो सिंबल होता है एक ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। 2 वे स्विच का सिंबल जो होती है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, ये 2 वे स्विच का सिंबल होता है, इंटरमीडिएट स्विच का ये सिंबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? मतलब टेम्प्रोरी वायरिंग जो है इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी वायरिंग की जाती है? तो ये टेम्प्रोरी हम लोग सबको ही जानते हैं कि टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन के लिए क्लिट वायरिंग यूज किया जाता है। कंसील्ड वायरिंग वो होती है जो अपने दीवारों के अंदर कर दिया जाता है, अर्थात वैसा वायरिंग जिसे हम बाहर से देख नहीं पाते हैं, वो कवर रहता है। ठीक है, और पीवीसी कंड्यूट वायरिंग जो होता है ये पीवीसी पाइप के द्वारा किया जाता है, ये ऊपर से किया जाता है घरों में। और मेटल कंडक्टिंग में मेटल, पीवीसी की जगह मेटल का कंडक्टर लगा रहता है। और इसको जैसे देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिट वायरिंग जो है देख पा रहे हैं, क्लिट के द्वारा लगाया जाता है ऊपर में, ये टेम्प्रोरी होती है। और इसी में जैसे कि देख पा रहे हैं पीवीसी कंड्यूट, यहाँ पर जो ये पाइप जो दिखाया गया है ये मेरा पीवीसी पाइप है, इसीलिए पीवीसी कंड्यूट पाइप कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये मेटल का बना है, ये जो पाइप है ये मेटल का बना हुआ है, इसलिए हमको मेटल कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। ठीक है, होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ क्यों नहीं चलाना चाहिए? अगर चलाएंगे तो क्या होगा? देखिए, होम थिएटर वायरिंग को अगर पावर वायरिंग के साथ चलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऑडियो और वीडियो में दोनों में जो वेरिएशन आ जाती है, इसीलिए दोनों को एक साथ नहीं चलाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक आरेख यहाँ पर दिया गया, डायग्राम दिया गया है, बोला गया है कि डायग्राम क्या चीज़ को दर्शाता है? तो ये देखिए, ये जो दिया गया मेरा सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इस प्रकार से अगर बना होता है तो ये मेरा सर्किट डायग्राम कहलाता है। अपने वायरिंग को करने के लिए मुख्य रूप से चार तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो उसका प्लान किया जाता है, और प्लान होने के बाद वो इंस्टॉलेशन योजना देखा जाता है कहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है, फिर उसका लेआउट डायग्राम बनाया जाता है, फिर सर्किट डायग्राम बनाया जाता है, फिर उसका वायरिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, सर्किट डायग्राम। अगला क्वेश्चन है, बैटरी आवश्यक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है? बैटरी आवश्यक में फाइन सेलेक्टर स्विच होती है, इसका काम होता है सेलेक्टर धारा रेटिंग का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। ठीक है, चार्जिंग करने के दौरान
इस स्विच का काम होता है करंट को समायोजित करना। अगला क्वेश्चन है भार बढ़ने के साथ सेलों के वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीजेज। लोड अगर बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा, बैटरी के वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा। सिंपल हम लोग सबको जानते हैं कि अगर लोड बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज का जो बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो घट जाती है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है अगर 2 वाट मीटर 3 फेज सिस्टम में लगा हुआ है और उससे मेजरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से 1 वाट मीटर अपना नेगेटिव पैमाना दिखा रहा है, नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर 2 वाट मीटर में से 1 वाट मीटर नेगेटिव दिखाता है तो उसका पावर फैक्टर जो होता है अपना आधा से भी कम होता है। जितना सबसे कम ऑप्शन होगा वो होगा, 0 नहीं होगा लेकिन आधा से कम होगा, लेस देन, यहाँ पर जैसे देखिए 0 लेस देन 0.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन, बताया जा रहा है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वैसा घोल या विलयन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित हो जाए। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं बरसात का पानी जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं होती है। लेकिन अगर उसमें से हम लोग कुछ अदर चीज़ जैसे नमक मिला दिया जाए, नमक मिला दें तो वो क्या होता है, एक प्रकार से विद्युत का सुचालक बन जाता है, उसमें आसानी से करंट फ्लो होने लगती है। तो ऐसा ही बैटरी में भी लगता है, सेल में भी लगता है इलेक्ट्रोलाइट में ही इलेक्ट्रोड डुबाया होता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। कार्बन जस्ता शुष्क सेल जो होता है उसमें कौन सा किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन जस्ता शुष्क सेल में सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये वोल्टेइक सेल में किया जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो होती है ये अमोनियम क्लोराइड लेखलांची सेल में उपयोग किया जाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये मरकरिक सेल में किया जाता है। इसलिए अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए कि बता रहा इन अ 3 फेज सिस्टम इफ द एक्टिव पावर इज 4 किलोवाट एंड द अपरेंट पावर इज 5 किलोवाट 5 kVA, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर। देखिए 3 चीज़ होती है, एक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर होती है। एक्टिव पावर को किलोवाट से सूचित किया जाता है, अपरेंट पावर को kVA से किलो वोल्ट एम्पियर से सूचित किया जाता है, और रिएक्टिव पावर को kVAR से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया kVAR पूछा गया है। हम लोग जानते हैं kVAR बराबर जो फार्मूला होती है kVA का स्क्वायर माइनस किलोवाट का स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो kVAR बराबर यहाँ kVA का मान दिया गया है 5 का स्क्वायर और किलोवाट दिया गया 4 का स्क्वायर अगर कर देते हैं और अंडर रूट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुल एम स्क्यूज स्वीप का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर बराबर 3। हम माउस से लिख रहे हैं इसीलिए उतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 kVAR। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। देखिए डीसी परिपथ में शक्ति का गणना करने का सूत्र जो होता है यानी पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, वोल्टेज गुना करंट। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, करंट इंटू वोल्टेज या वोल्टेज इंटू करंट एक ही बात होती है। तो इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होती है
निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? देखिए यहाँ पर अग्निरोधक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर को उपयोग करने का सही क्रम जो है, क्रम पूछा गया, वो क्या है? आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी में आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है? तो जैसे हम लोग सबको जानते हैं कि धुएं से सुरक्षा के लिए नोज मास्क जरूरी है, नोज कवच। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।